नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विश्वास। एनसीईआरटी की सीरीज में मैं आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 का इतिहास। आज हमारा चैप्टर नंबर 7 है। इससे पहले हमने कक्षा 6 और 7 का इतिहास समाप्त कर दिया है। उसे आप लोग हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैप्टर का नाम है महिलाएं, जाति एवं सुधार। आइए देखते हैं ये क्या कह रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसे रही होगी? आप लोग कभी ये सोचते हैं कि आखिर 200 साल पहले जो बच्चे थे, जो औरतें थीं, या जो गरीब लोग थे, या जो समाज था 200 साल पहले का, आखिर वो कैसा था? लड़कियों की ज़िंदगी कैसे थी? वही कह रहा है। देखिए, आजकल मध्यवर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती हैं। जो मिडिल क्लास घरों की लड़कियां हैं, आजकल वो स्कूल जाने लगी हैं। ज़्यादातर मिडिल क्लास के जो बच्चे हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो, स्कूल जाने लगे हैं। उनमें बहुत सारी लड़कियां जो हैं, जो लड़कों के साथ पढ़ती हैं। लेकिन 200 साल पहले ऐसा नहीं होता था। बड़े होने पर इनमें से बहुत सारी जो लड़कियां हैं वो कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती हैं, ठीक है, और विभिन्न प्रकार की नौकरियां भी करती हैं। देखिए, कह रहा है कि आजकल जो मिडिल क्लास की लड़कियां हैं वो ज़्यादातर स्कूल भी जाती हैं, कॉलेज भी जाती हैं, और तरह तरह की नौकरियां भी कर रही हैं, ठीक है। और कानूनी रूप से शादी के लिए उनका बालिग होना भी ज़रूरी है, और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति व समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। लेकिन 200 साल पहले ऐसा था? ऐसा नहीं था। देखिए, यहाँ तक कि जो विधवा महिलाएं हैं वो भी दोबारा शादी कर सकती है, ठीक है। और दिया है, देखिए, पुरुषों की तरह महिलाएं हैं, उनके पास भी वोट डालने का अधिकार है, और वो लोग चुनाव भी लड़ सकती हैं। बेशक सभी महिलाएं इन अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाती, लेकिन ये सब अधिकार उनको दिए गए हैं। गरीबों को शिक्षा के मौके जो है बहुत मुश्किल से मिल पाते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। देखिए, कई बार ऐसा होता है जो गरीब लोग हैं उनको शिक्षा बहुत मुश्किल से मिल पाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मिल ही नहीं पाता है, ठीक है। बहुत सारे जो गरीब परिवार हैं, जो लड़कियां हैं, अपनी इच्छा अनुसार अपनी पति भी नहीं चुन सकती। मतलब अपनी मर्जी से अभी भी बहुत से परिवार ऐसे हैं जहां लड़कियां अपनी मर्जी से शादी भी नहीं कर सकती। 200 साल पहले जो है हालात बहुत अलग थे, ठीक है। ज़्यादातर बच्चों की जो शादी थी बहुत कम उम्र में कर दी जाती थी, बचपन में ही शादी हो जाती थी। हिंदू व मुसलमान दोनों धर्मों के जो पुरुष थे एक से ज़्यादा शादियां करते थे, यानी पत्नियां रखते थे। देश के कुछ भागों में विधवाओं से यह उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की मौत के बाद उसकी चिता के साथ ही जिंदा जल जाए। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर वहाँ जो पंडित थे वो लोग सती का नाम देते थे। देखिए, जो सती है, इसका जो सती शब्द का जो अर्थ है वो होता है सदाचारी। सती शब्द का अर्थ क्या होता है? सदाचारी। संपत्ति पर भी महिलाओं का जो अधिकार था वो बहुत सीमित था। ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज़्यादा था या नहीं था मगर बहुत कम मात्रा में। शिक्षा तक जो महिलाओं की प्राय थी, मतलब जो महिलाएं थीं उनकी शिक्षा तक तो कोई पहुंच थी ही नहीं। आज से 200 साल पहले न महिलाओं को संपत्ति में अधिकार था, उनका संपत्ति में अधिकार भी बहुत कम था, और जो शिक्षा था उसमें तो महिलाओं की पहुंच तो थी ही नहीं। शिक्षा तक महिलाओं को तो शिक्षा दिया ही नहीं जाता था। देश के जो बहुत सारे लोग थे उनका विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। देखिए कैसे कैसे अंधविश्वास समाज में फैले थे। लोग ये मानते थे कि अगर औरत ज़्यादा पढ़ लिख लेगी तो वो उसका पति जल्दी मर जाएगा और वो विधवा हो जाएगी। समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में जो लोग थे वो जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और जो क्षत्रिय थे
वो खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और जो महाजन थे, ये लोग, इनसे जुड़ी जो जातियां थी उनका स्थान आता था। फिर जो काश्तकार यानी किसान, जो बुनकर थे, कुम्हार थे, दस्तकार थे, इन लोग जिन्हें शूद्र कहा जाता था, ये लोग आते थे। इस श्रेणी क्रम के सबसे जो निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों को साफ सुथरा रखती थी। देखिए, अगर आप लोग सही से सोचें तो जो गांवों को साफ सुथरा रखते हैं यार, उनका स्थान सबसे ऊपर होना चाहिए। लेकिन इस समय ऐसी व्यवस्था थी जो गांव और शहरों को साफ सुथरा रखते थे, उनको शूद्र कहा जाता था, उनको सबसे निचली श्रेणी में रखा जाता था। जिन्हें ऊंची जातियों के जो लोग थे वो दूषित कार्य मानते थे, यानी गंदा काम मानते थे। इसकी वजह से उनकी जाति को वो मानते थे कि उनकी जाति जो है भ्रष्ट हो गई है। ऊंची जातियां जो थी, वो निचले पायदान पे खड़ी इन जातियों के जो लोग थे उनको अछूत मानते थे। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करने नहीं देते थे और जो श्रवण जातियों के इस्तेमाल वाले कुओं से पानी निकालने या जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती। देखिए, जो ये ऊंची जातियों के लोग हैं, इनके कुओं से पानी निकालना या मंदिरों में जाना, ठीक है, या इनके क्षेत्र में प्रवेश पर भी इन लोगों का रोक था। इनके तालाबों में, इनके कुओं में, यहाँ तक ये लोग नहा नहीं सकते थे यार। इन लोगों को एकदम निचले स्तर के यानी निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें बहुत सारे कायदे कानून और नज़रिए धीरे धीरे बदलते गए। देखिए, जब 19वीं 20वीं सदी आई, इस दौरान इन लोगों के लिए बहुत सारे कायदे कानून बनाए गए और लोगों का जो नज़रिया था इनको देखने का, उसमें धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। अब वो परिवर्तन कैसे हुआ, वो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। देखिए, जब 19वीं सदी की शुरुआत हुई, 19वीं शताब्दी की शुरुआत हुई, तो हम देखते हैं जो हमारे सामाजिक रीति रिवाज जो थे, जो हमारी मान्यताएं थी, उनके ऊपर अब बहस होने लगी, उनके ऊपर चर्चाएं होने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप इनमें अब परिवर्तन देखने को मिलने लगा। इसकी एक अहम वजह यह थी, मतलब इसका जो है एक मुख्य वजह यह था कि संचार के नए नए तरीके विकसित हो रहे थे। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीज़ें जो थीं, पत्रिकाएं, पुस्तकें, अखबार, इनसे ये केवल पुराने साधनों का जो ये पुराने संसाधन थे, जो साधन थे, उनके मुकाबले अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे, पुस्तिकाएं जो थीं, ये बहुत सस्ती थीं, बल्कि जो उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों में पहुंच भी जाती थी। देखिए, जो अखबार था, जो पत्रिकाएं थी, ये ज़्यादा लोगों तक इनकी पहुंच थी क्योंकि ये सस्ती थी, और इनके मुकाबले जो पांडुलिपियां थी वो महंगी थी, ज़्यादा खर्चीली थी, तो वो ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाती थी। पांडुलिपियों के बारे में हमने कक्षा 7 में पढ़ा था, ठीक है। लिहाजा जो आम लोग भी थे वो इन चीज़ों को पढ़ सकते थे। जो ये पुस्तिकाएँ थीं, जो पत्रिकाएं थी, जो अखबार थी, इससे सस्ता होने की वजह से जो आम लोग थे वो भी इनको पढ़ सकते थे। उनमें से जो बहुत सारे पत्रिकाएं और अखबार थी या पुस्तिकाएं थी, वो इनके अपनी भाषा में लिखे थे या लिख सकते थे, और अपने जो विचार थे वो लोग अपने विचारों को इनके माध्यम से व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के जो सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच में चर्चा होती रहती थी। यह चर्चाएं जो थी आम जनता तक पहुंचती थी और सामाजिक परिवर्तन के जो आंदोलन है उनसे ये जुड़ी होती थी। देखिए, इस तरह की जो बहस हैं वो अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठन जो थे उनकी तरफ से शुरू होती थी। जैसे राजा राम मोहन राय जो थे, उन्होंने इसी तरह के एक
देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे वो इसी तरह के समाज सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्म समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया, जिसको बाद में हम ब्रह्म समाज के नाम से जानने लगे। राम मोहन राय जो थे वैसे अनेक सुधारक हुए। इन लोगों को सुधारक इसलिए माना जाता है क्योंकि इनका मानना था कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण जो तौर तरीके हैं उनसे छुटकारा पाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि वे पुराने व्यवहारों को छोड़कर, यानी पुरानी जो रीति रिवाज है उनको छोड़कर जीवन जीने का नया तरीका अपनाएं और उसके लिए तैयार हों। ठीक है, आइए और देखते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि जब किताबें, समाचार पत्र और परसे आदि छपने लगे उस समय जो सामाजिक रीति रिवाज और व्यवहार थे उनके बारे में किस तरह से चर्चाएं चलती होंगी? सोचिए और बताइए। देखिए, जो राजा राम मोहन राय थे वो देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रचार करने और महिलाओं के लिए, देखिए, महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता व समानता के पक्षधर थे। यानी जो राजा राम मोहन राय थे वो पश्चिमी जो शिक्षा थी उसको प्रचार करने और महिलाओं की स्वतंत्रता संबंधी जो समानता थी उनके हक के लिए लड़ना उनका कार्य था। वो लड़ना चाहते थे, वो महिलाओं को स्वतंत्रता और समानता दिलाना चाहते थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांधकर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। देखिए, जो महिलाएं थीं उनका जीवन कैसा था? उनका जीवन घर की रसोई तक, साफ सफाई तक, वहीं तक सीमित कर दिया जाता था। उन लोगों को बाहर जाकर पढ़ने लिखने काम करने की आज़ादी नहीं थी। जो विधवाओं की ज़िंदगी थी उसमें बदलाव लाने की कोशिश भी जो है वो राजा राम मोहन राय ने की। देखिए, राजा राम मोहन राय थे इस बात से काफ़ी दुखी थे कि जो विधवा औरत हैं उनको अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो सती प्रथा थी उसके खिलाफ मुहिम छेड़ी थी। राजा राम मोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है, जैसा कि आपने अध्याय 6 में पढ़ा है। 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपराओं, रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राम मोहन राय के जो विचार थे उनको सही मानते थे क्योंकि उनको एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा प्राप्त थी, वो प्रख्यात थे। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। देखिए, राजा राम मोहन राय के प्रयासों से 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा दी गई। राजा राम मोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई उसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया। जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हों। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान जो रीति रिवाज हैं वो प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ हैं। पहले ग्रंथों में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। आज जो ये रीति रिवाज बन गई हैं जिनसे लोगों को परेशानी हो रही है, इनका जिक्र हमारे ग्रंथों में कहीं है ही नहीं। देखिए, इस लोकप्रिय त्योहारों में भक्त जो हैं वो पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेदकर एक झूले पर लटक जाते थे।
19वीं सदी के पूर्वार्ध यानी 19वीं शताब्दी के पहले जब यूरोपीय जो अफसर थे, जो अंग्रेज थे, उन्होंने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की तो इस त्यौहार की खास तौर से आलोचना की गई है। देखिए ये जो लोग हैं इस कुंडे को अपने शरीर के चमड़े के अंदर भेद कर कैसे लटक रहे हैं यार, ये रीति रिवाज वाकई में फालतू हैं भाई। कोई भगवान कैसे चाहेगा कि यार उनके बच्चे इतने तकलीफ से हैं यार। ये सब फालतू के ढोंग थे। ठीक है, आइए देखते हैं। पहले हम उन लड़कियों में बांध देते हैं। देखिए क्या है। राजा राम मोहन राय ने अपने विचारों का प्रयास करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। बांध देते होना चाहिए, बांध देते लिखा है। इनमें से कुछ पर्चे, इनमें देखिए जो राजा राम मोहन राय थे उन्होंने अपने विचारों का प्रचार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे जो थे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच जो बहस हुई थी उसके रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण देखिए। जो सती समर्थक हैं, औरतें कुदरती तौर पर समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती। उनमें बहुत सारे खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती हैं, परंतु वे कहीं धधकती आग से भाग ना निकले, इसलिए पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। देखिए जो सती प्रथा के समर्थक थे उनका जो कहना था, वो लोग कहते थे जो औरतें हैं वो प्राकृतिक रूप से बहुत समझदार हैं, वो बिना मतलब बहुत ही कठोर संकल्प वाली होती हैं, एक बार जो निश्चय कर लेती हैं तो पीछे नहीं हटती। देखिए लेकिन वो भरोसे के योग्य नहीं होती। उनमें बहुत सारी जो औरतें होती हैं वो खुद ही चाहती हैं कि वो अपने पति के मृत्यु के बाद उनके साथ मर जाएं, चिता पे उनके साथ जल जाएं, परंतु वे लोग कहीं आग देखकर भाग ना निकले, इसलिए हम लोग उन्हें चिता की लकड़ियों के साथ कसकर बांध देते हैं। ऐसा जो सती प्रथा के समर्थक थे उनका कहना था, जबकि जो सती विरोधी थे उन लोगों का कहना था कि आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उनमें समझ नहीं है। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो या पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, अयोग्य मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें यार कम कैसे नाप सकते हो, कमतर कैसे कह सकते हो कि वो तुमसे कम है। उन्हें पहले मौका तो दो यार। देखिए उदाहरण के लिए जो प्रसिद्ध सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अंग्रेज सरकार ने उनका यह सुझाव मान लिया और 1856 में जो विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का भी विरोध किया और यहाँ तक कि उनका बहिष्कार भी कर दिया। देखिए जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उन्होंने विधवाओं के विवाह के पक्ष में कार्य किया। ठीक है, उनके विचार सुनकर जो अंग्रेजी सरकार थी उन्होंने एक कानून पारित किया 1856 में, जिसमें विधवाओं का पुनः विवाह किया जा सकता था। और ये जो कानून आया उसका विरोध बहुत जोर शोर से किया गया, यहाँ तक कि जो विद्यासागर थे उनका बहिष्कार तक कर दिया गया। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन जो था वो देश के अन्य भागों में भी फैल गया था। मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी वहाँ तेलुगु भाषी इलाकों में जो वीर सलिंगम पंतलू ने, देखिए जो तेलुगु भाषी इलाका था वहाँ वीर सलिंगम पंतलू थे, उन्होंने विधवा विवाह समर्थन में एक संगठन बनाया। लगभग उसी समय बम्बई में जो युवा बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह प्रचार प्रसार का
संकल्प ले लिया। उत्तर में जो आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने भी विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद देखिए जो ये आंदोलन चल रहा था विधवा विवाह का, वो देश में हर जगह धीरे धीरे अलग अलग हिस्सों में फैल गया। उधर तेलुगु भाषी में जो वीरे सलिंगम थे, ठीक है, उन्होंने भी एक संगठन बना दिया। और बम्बई में जो बुद्धिजीवी मतलब जो विद्वान व्यक्ति थे, जो सुधारक थे, उन्होंने भी विधवा विवाह के प्रसार किया। आर्य समाज के जो संस्थापक दयानंद सरस्वती थे, उन्होंने भी इसका समर्थन किया। इसके बावजूद जो है विवाह करने वाली जो विधवा महिलाएं थी, उनकी संख्या फिर भी काफ़ी कम रही। इतना सपोर्ट मिलने के बाद भी औरतें आगे नहीं आ रही थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह जो पुरानी तबके या जो नए कानून का विरोध करते रहे, देखिए जो पुराने सोच वाले थे, जो पुराने रीति रिवाजों को मानने वाले थे, वो लोग ये जो नया कानून था इसका विरोध करते रहे। ये देखिए दयानंद सरस्वती हैं, 1875 की इनकी तस्वीर है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, अक्सर पूछ लेता है। ठीक है, आगे देखिए, लड़कियां स्कूल जाने लगती हैं। आखिर कब जाने लगती हैं? अभी तो आप देखते हैं लड़कियां स्कूल जाती हैं, लेकिन इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना बहुत ज़रूरी है। कलकत्ता में जो विद्यासागर और बम्बई में बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। लोगों को भय था कि स्कूल वाले लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजरकर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। लेकिन इसके फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज़्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचार वाले पिता या पति को देख रेख में घर पर ही पढ़ाया जाता रहा। देखिए, जो 19वीं शताब्दी की शुरुआत थी तो लोगों को ऐसा लगता था कि अगर लड़कियों को सार्वजनिक स्थान पर भेजा जाएगा तो वे बिगड़ जाएंगी, वो घर का कामकाज करना भूल जाएंगी। ऐसा मानते थे लोग। लेकिन इसके फलस्वरूप कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लड़कियां ऐसी भी थीं जिनको उनके पिता या पति की देखरेख में घर पर ही पढ़ाया जाने लगा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। क्या आपको याद है पिछले साल की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक में आपने रास सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था? वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमटिमाती लौ में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। देखिए, 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फूले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। देखिए, ये सब जो पॉइंट्स हैं ना, इन सबको आप लोग याद कर लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि यहीं से एग्ज़ाम में उठाएंगे। उत्तर भारत के जो कुलीन मुस्लिम परिवार थे, उनकी महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीख गईं। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज़ अली जैसे कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की जो आयतें हैं उनका हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिरी से ही जो उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ, इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि वे धर्म और घरेलू जो सांस संभाल के काम हैं वो लोग इसको संभालें। देखिए, जो धर्म और घरेलू काम काज हैं इन सबको वो संभालें और इसके बारे में पढ़ें। देखिए, ये क्या है, महिलाओं के बारे में महिलाएं क्या लिखने लगी। अब देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल या बेगम रुकैया
सखावत हुसैन भी इस दौर की एक प्रभावशाली महिला थी, जिन्होंने कलकत्ता पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। देखिए, ये कह रहा है जो 20वीं सदी की शुरुआत थी उसमें बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका निभाई। जैसे भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला, वैसे ही बेगम रुकैया थी, उन्होंने भी कलकत्ता में और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले। वह रूढ़िवादी जो विचार थे उनकी वह कटु आलोचक थी। उनका मानना था प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है, औरतों को दबा के रखा है। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश लेने लगी थीं। उनमें से कुछ जो थीं वो चिकित्सक और कुछ शिक्षिका बन गई, यानी टीचर बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने जो आलोचनात्मक विचार थे उनको प्रकाशित किए। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली जो ताराबाई शिंदे थी, उन्होंने स्त्री पुरुष तुलना नाम से एक किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच जो मौजूद सामाजिक फर्क है उनकी जमकर आलोचना की। संस्कृत की महान विद्वान पंडिता जो रमाबाई थी, उनका मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है, महिलाओं को दबाता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की जो दुर्दशा है उस पर एक किताब भी लिखा। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की, जहां ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी जाती थी। वहां महिलाओं को ऐसी चीज़ें सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोटी रोजी चला सके। देखिए, जाहिर है कि जब बातों से रूढ़िवादी खेमे के लोग काफ़ी आग बबूला हुए। देखिए, इन सब परिवर्तनों से जो पुरानी रीति रिवाज को मानने वाले लोग थे उन लोगों को परेशानी होने लगी, वो लोग आग बबूला होने लगे। देखिए, उदाहरण के लिए जो बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादी थे उनको लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं जो हैं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, ठीक है, जिससे जो हिंदू संस्कृति है वो भ्रष्ट हो जाएगी, जो पारिवारिक संस्कार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी जो थे वो भी इन बदलावों को लेकर, इन परिवर्तनों से काफ़ी चिंतित थे। देखिए, हिंदू ही नहीं, उनके साथ जो मुसलमान थे वो भी इन परिवर्तनों से काफ़ी घबराए हुए थे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 19वीं सदी के आखिरी तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने लगी। पर इन परिवर्तनों में जो 19वीं सदी की आखिरी में जो महिलाएं थीं वो लोग भी इन परिवर्तनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगी। उन्होंने भी किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत से वे महिलाएं मत अधिकार यानी वोट देने, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव देखिए, जो महिलाएं थीं उन लोगों ने क्या किया, अपना मत अधिकार पाने यानी वोट डालने का अधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पाने का अधिकार, शिक्षा के क्षेत्र में उनका जो अधिकार है उससे संबंधित कानून बनाने के लिए पॉलिटिकली जो प्रेशर है उसको बनाने के लिए संगठन बनाने लगी। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के जो राष्ट्रवादी समाजवादी आंदोलन थे उनमें भी भाग लेने लगी। देखिए, 20वीं शताब्दी में जो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष बोस चंद्र जैसे नेता थे उन्होंने भी महिलाओं के लिए अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया, यह विश्वास दिया कि स्वतंत्रता मिलने के बाद यानी आज़ादी मिलने पर जो सभी पुरुष और महिलाएं हैं उनको वोट डालने का अधिकार दिया जाएगा। परंतु उनका
मानना था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज जो है, जो अंग्रेज है, वो विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। जो महिलाएं हैं अंग्रेजों के खिलाफ विरोध करने में महिलाओं को भी बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। देखिए छोटी सी लाइन दी गई है, जब औरत का पति मर जाता है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष की तुलना में जो ताराबाई शिंदे ने एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने स्त्री पुरुष की तुलना की थी, उसके बारे में यहाँ देखिए छोटी सी लाइन दी गई है, क्या औरतों को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है। देखिए ताराबाई शिंदे हैं, वो लिखती हैं, क्या औरतों को पुरुष के जितनी ही अपनी ज़िंदगी प्यारी नहीं होती। सही बात है भाई, ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हैं, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम व तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। सही बात है, उनका कहना यह है कि महिलाओं और पुरुषों की ज़िंदगी में ऐसा फ़र्क है जैसे जो महिलाएं हैं वो धूल और मिट्टी से बनी हैं और जो पुरुष हैं वह शुद्ध सोने से बने हों। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, यानी काट देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी ब्याह आओ भगत और उन शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित जो महिलाएं हैं जाती हैं। और भला इन पाबंदियों की वजह क्या है। क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ये सब चीज़ें ताराबाई शिंदे ने अपनी स्त्री पुरुष तुलना नामक जो विवाह के विरुद्ध कानून, महिला संगठनों के विकास तथा इन मुद्दों पर हो रहे लेखन की वजह से सुधारों के पक्ष में आवाज़ और मजबूत हुई। लोग बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराओं को चुनौती देने लगे। केंद्रीय विधानसभा में बहुत सारे सांसद जिन्होंने बाल विवाह पर कानून बनाने के लिए संघर्ष किया, आखिर उनके प्रयासों से 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में वैसी कड़वी बहसें और संघर्ष नहीं हुए जैसे पुराने सुधारवादी कानून के बारे में हुए थे। देखिए दोस्तों, ये कह रहा है जो नए नए महिला संगठनों का विकास होने लगा, जगह जगह पर जो सामाजिक मुद्दे थे उनको लेखों के माध्यम से उजागर किया जाने लगा, अखबारों पत्रिकाओं के माध्यम से उन पर बहस होने लगी। इस वजह से जो सुधार संबंधित मामले थे उनमें और मजबूती आई। लोग जो थे, जो बाल विवाह जैसी स्थापित परंपराएं थीं, उनको भी चुनौती देने लगे। और देखिए जो केंद्रीय विधानसभा में सांसद थे उन्होंने तो इतना संघर्ष किया कि बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु 1929 में विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस कानून के बारे में लेकिन वैसी बहसें मतलब वैसा संघर्ष नहीं करना पड़ा जैसा इससे पहले सुधारवादियों द्वारा सती प्रथा को रोक लगाने के लिए या जो विधवा विवाह संबंधित मामले थे उस पर संघर्ष किए गए थे। वैसा संघर्ष ये जो बाल विवाह अधिनियम आया इसके लिए नहीं करना पड़ा। ठीक है, देखिए इस कानून के अनुसार क्या हुआ, जो 18 साल से कम उम्र के लड़के थे और 16 साल से कम उम्र की लड़की थी, उनकी शादी नहीं की जा सकती थी। मतलब जो ये कानून आया तो इसमें लिखा गया कि लड़कों की शादी के लिए 18 साल होना ज़रूरी है और लड़कियों की शादी के लिए कम से कम उनका 16 साल का होना आवश्यक है। लेकिन बाद में इसको बढ़ाकर लड़कों की उम्र 21 साल कर दी गई और लड़कियों की उम्र है 18 साल कर दी गई। ये देखिए 20वीं शताब्दी की बाल विवाह की एक चित्र है। ठीक है, अब देखिए जाति और समाज सुधार संबंधित जो मामले थे वो कैसे थे। हमने अभी जिन समाज सुधारकों का जिक्र किया उनमें से जो कई जातियां थीं वो गैर बराबरी के विरोधी थे। जैसे राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था की आलोचना की। ठीक है,
और एक पुराने बौद्ध ग्रंथ का अनुवाद किया। प्रार्थना समाज जो था वो भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों की आध्यात्मिक समानता पर जोर दिया गया। जाति उन्मूलन के लिए काम करने के लिए, देखिए जाति संबंधित जो मामले थे उनको दूर करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सुधारकों और सुधार संगठनों के सदस्यों में बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। ये गुप्त बैठकों में ये सुधारक भोजन और स्पर्श यानी छुआछूत जैसे मामलों में जातीय कायदे कानूनों का उल्लंघन करते थे, जिससे अपने जीवन में भी जातीय पूर्वाग्रहों और बंधनों से निजात पा सके। देखिए जो समाज सुधारक अलग अलग जो संगठन थे, जैसे राजा राम मोहन राय थे, उन्होंने जाति व्यवस्था की बहुत आलोचना की। उन्होंने इसके ऊपर बौद्ध का एक ग्रंथ है उसका अनुवाद भी किया। जो प्रार्थना समाज था वो भक्ति परंपरा का समर्थक था, जिसमें सभी जातियों के लिए आध्यात्मिक समानता मतलब समान रूप से अध्यात्म से जुड़ने की परंपरा पर जोर दिया गया था। और जो जाति उन्मूलन यानी ऊंच नीच जो जातियां समाज में फैली थी उनको नष्ट करने के लिए बम्बई में 1840 में परमहंस मंडली का गठन किया गया। इन सभी सुधारकों ने और सुधार संगठन के जो सदस्य थे इनमें से बहुत सारे ऊंची जातियों के लोग थे। ठीक है, ये लोग गुप्त बैठकों के माध्यम से ये सुधारक जो भोजन और छुआछूत जैसे संबंधित जो भी कानून बनाए गए थे, जो पुराने रीति रिवाज थे, उनका ये लोग गुप्त बैठकों के माध्यम से, जैसे एक साथ ये लोग भोजन करते थे, ठीक है, एक दूसरे को छूते थे, इन सब द्वारा ये जो पुरानी रीति रिवाज थी उनका उल्लंघन करते थे। ये जो कायदे कानून बने थे छुआछूत के उनका उल्लंघन करते थे। और ये लोग अपने जीवन में जो पुरानी परंपराएं थी जातियों को लेकर, जो ये बंधन थे उनको तोड़कर आगे बढ़ना चाहते थे, उनसे निजात पाना चाहते थे। कई लोग ऐसे थे जो जाति आधारित समाज व्यवस्था में होने वाले अन्याय के विरुद्ध थे। देखिए इनमें से बहुत लोग ऐसे थे जो जाति आधारित जो समाज व्यवस्था थी उनमें जो इनके साथ अन्याय होता था उसके ये लोग कट्टर विरोधी थे। 19वीं सदी में ईसाई प्रचारक आदिवासी, देखिए 19वीं सदी में जो ईसाई प्रचारक थे उन्होंने आदिवासी समुदायों और निचली जातियों के जो बच्चे थे उनके लिए ये लोग स्कूल खोलने लगे। इस प्रकार इन बच्चों को बदलती दुनिया में अपना रास्ता ढूंढने के लिए नए साधन मिलने लगे। देखिए उसी समय बहुत सारे गरीब लोग शहरों में निकल नई नौकरियों की तलाश में गांव छोड़कर भी जा रहे थे। नए कारखानों और नगर पालिकाओं में नई नौकरियां निकल रही थी। कल्पना कीजिए इसमें मजदूरी की कितनी मांग पैदा हुई होगी। शहरों में नालियां बनाई जानी थी, सड़कें बिछनी थी, इमारतों का निर्माण होना था और शहरों को साफ किया जाना था। इसके लिए कुलियों, खुदाई करने वालों, बोझा ढोने वालों, ईंट बनाने वालों, नालियां साफ करने वालों, सफाई कर्मियों और पालकी ढोने वालों, रिक्शा खींचने वाले की जरूरत थी। यह श्रम कहाँ से आया? आखिर ये सब जो काम था शहर निर्माण का, इसमें जो लेबर लगना था, आखिर वो कहाँ से आया? इन कामों को संभालने के लिए, ठीक है, गांव और छोटे कस्बों के जो गरीब लोग थे वो शहरों की ओर जाने लगे। भाई उनको अपना घर चलाने के लिए पैसों की जरूरत थी और शहर निर्माण के लिए लोगों को मजदूरों की जरूरत थी। दोनों एक दूसरे की जरूरत पूरी कर सकते थे। तो कस्बों और गांवों से लोग निकलकर शहरों की तरफ जाने लगे। वहां मजदूरी की मांग पैदा हो रही थी। शहर जाने वाले लोग थे उनमें बहुत सारे जो थे वो निम्न जातियों में से थे, यानी नीची जाति का जिन्हें कहा जाता था वे लोग थे। कुछ लोग असम, मॉरिशस, त्रिनिदाद, इंडोनेशिया आदि स्थानों पर बगानों यानी बगीचों में काम करने भी चले गए। जैसे आज भी लोग विदेश जाते हैं ना, वैसे उस समय भी कुछ लोग ऐसे थे
जो मॉरिशस चले गए, इंडोनेशिया चले गए, त्रिनाद चले गए, विदेश चले गए। वहाँ जाकर वो लोग बगानों में काम करने लगे। नए स्थानों पर काम अक्सर बहुत कठोर था। देखिए, जब आदमी कहीं नई जगह जाता है तो उसको काम करने में कठिनाई आती है, लेकिन गरीबी, निचली जातियों के लोगों को यह गांवों में श्रवण और जो जमींदार थे, जो ऊंची जातियों के लोग थे, उनके द्वारा जो उनके साथ अत्याचार होता था, दमनकारी जो कब्जे थे और जो रोज का अपमान था, उनसे बचने का एक बहुत बड़ा मौका था। इसलिए जो लोग थे, इस वजह से भी गांव और कस्बों को छोड़कर शहर की ओर रुख करने लगे। देखिए, जॉन एलन नामक इस कूली के जहाज द्वारा भारतीय मजदूर जो थे उनको मॉरिशस ले जाया जाता था, जहां उन्हें तरह तरह के कठोर काम करने पड़ते थे। इनमें से जो ज़्यादातर मजदूर थे वो निचली जातियों के लोग होते थे। ये देखिए, जहाज़ों द्वारा जो मजदूर हैं उनको मॉरिशस ले जाया जा रहा है। ठीक है, आगे देखिए, जूते कौन बना सकता है। चमड़े का काम करने वालों को परंपरागत रूप से नीची नज़र से देखा जाता है, क्योंकि वे मृत पशुओं का चमड़ा निकालते हैं, जिन्हें गंदा व दूषित माना जाता है। पहले विश्व युद्ध के दौरान सेना के लिए जूतों की जबरदस्त मांग पैदा हो गई थी, परंतु चमड़ों के कामों के प्रति जातीय जो पूर्वाग्रह थे, जो पुरानी कुरीतियाँ थीं, उनकी वजह से केवल जो परंपरागत चमड़ा कामगर था, यानी चमड़े का काम करने वाले जो मजदूर थे और जो मोची थे, वही लोग जूते तैयार कर सकते थे। ठीक है, केवल वही लोग जूते तैयार कर सकते थे, लिहाजा वे ज़्यादा कीमत की मांग करने लगे और इससे इनको काफ़ी लाभ हुआ। देखिए, मौजूदा आंध्र प्रदेश में मदिगा जो है एक महत्वपूर्ण अछूत जाति रही। वे पशुओं के शवों को साफ करने, चमड़ा तैयार करने और चप्पल जूतियाँ सीने में माहिर थे। ये मध्य प्रदेश की एक जाति है। ठीक है, उन्हीं के बारे में बता रहा है। इसके अलावा दूसरी तरह की भी नौकरियां सामने आ रही थी। उदाहरण के लिए सेना में भी लोगों की ज़रूरत बढ़ गई थी। अछूत माने जाने वाले महार थे, महार समुदाय के बहुत सारे लोग महार रेजिमेंट में, ठीक है, उन्हें नौकरी मिल गई। जो नीची जाति के महार जाति के लोग थे, उन लोगों को सेना में महार रेजिमेंट में नौकरी मिल गई। दलित आंदोलन के नेता जो थे BR अम्बेडकर, उनके जो पिता थे एक सैनिक स्कूल में ही पढ़ाते थे। ठीक है, आगे देखिए, ये देखिए, ये लोग जो है ना, ये श्रवण मजदूर हैं। जमींदारों के पास ये लोग मजदूरी करते हैं और उनके खेत संभालते थे। उनकी एक तस्वीर दी गई है। जो ऊंची जाति के लोग थे, जो जमींदार थे, उनके पास ये लोग खेती करते थे, उनका खेत संभालते थे। ठीक है, अरे जमींदारों के पास इतनी ज़मीन होती थी, घर आंगन में बहुत सारे काम होते थे, ये सारे काम यही लोग करते थे। देखिए, बम्बई जो प्रेसिडेंसी थी, वहाँ 1829 में भी अछूतों को सरकारी स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब उन्होंने इस अधिकार के लिए सख्ती से आवाज़ उठाई तो उन्हें कक्षा के बाहर बरामदे में बैठकर सबक सुनने की इजाज़त दी गई, ताकि वह कमरे को दूषित न कर सके और वहाँ ऊंची जाति के लड़कों को पढ़ाया जाता था। देखिए, 1829 तक भी जो यह जिन्हें अछूत माना जाता था, उनको स्कूलों में घुसने नहीं दिया जाता था। जब इन लोगों ने विरोध किया तो इन लोगों को बरामदे में बैठकर जो पढ़ाया जाता है उसको सुनने की इजाज़त दी गई। इनको कमरे के अंदर नहीं जाने देते थे, जिससे वहाँ जो बड़े घर ऊंची जाति के लोग, बच्चे जो पढ़ रहे हैं, वो लोग दूषित ना हो जाएं। ठीक है, गंदे ना हो जाए। यार बहुत बुरा हाल है। आगे देखिए, ये देखा समानता और न्याय की मांग कब उठने लगी। ये देखिए, 19वीं सदी के दूसरे हिस्से तक जो गैर ब्राह्मण जातियां थीं, उनके भीतर से भी जो लोग थे वो जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे थे।
उन्होंने सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलन शुरू कर दिए। मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की। किसने की? सतनामी आंदोलन की शुरुआत किसने की? घासीदास ने मध्य भारत में। चीज याद रखिएगा, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों को संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन छेड़ दिया। पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर थे, उन्होंने मथुआ पंथ ने चांदाल जो काश्तकार थे उनके बीच काम किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था को सही ठहराने वाले जो ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठा दिए। हरिदास ने क्या किया? जो जाति व्यवस्था को ब्राह्मणवादी ग्रंथ सही ठहराते थे उन पर सवाल उठा दिया। जिसे आज केरल कहा जाता है, वहाँ एझावा जाति के श्री नारायण गुरु ने अपने लोगों के बीच एकता का आदर्श रखा। उन्होंने जो जातिगत भिन्नता थी उसके आधार पर लोगों के बीच भेदभाव करने का विरोध किया। उनके अनुसार मानवता की एक ही जाति है। बिल्कुल सही बात है, मानवता की कोई जाति नहीं होती, ये एक ही जाति समझ लीजिए, सबके लिए मानवता एक बराबर है। उनका एक महत्वपूर्ण कथन था कि ओरु जाति ओरु मतम ओरु देवम मनुष्यानु। मानवता की एक ही जाति होती है, एक ही धर्म और एक ही ईश्वर होता है। इन सभी पंथों की स्थापना ऐसे लोगों ने की थी जो गैर ब्राह्मण जातियों से थे और उनके बीच ही काम करते थे। उन्होंने उन आदतों और तौर तरीकों को बदलने का प्रयास किया जो प्रभुत्वशाली जातियों का अपमान करने के लिए उकसाती थी। उन्होंने अधीनस्थ जातियों में स्वाभिमान का भाव पैदा करने का प्रयास किया। देखिए, गुलामगिरी के बारे में यहाँ लिखा गया है। निम्न जाति नेताओं में ज्योतिराव जो फूले थे सबसे मुखर नेताओं में से थे, मतलब सबसे प्रख्यात थे। 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले ने ईसाई प्रचारकों द्वारा खोले गए स्कूलों में शिक्षा पाई थी। ठीक है, जो ईसाइयों द्वारा स्कूल खोले गए थे वहीं पे इन्होंने शिक्षा प्राप्त किया। और जो जाति आधारित समाज में अन्याय फैला था, देखिए जाति आधारित समाज में फैले अन्याय के बारे में अपने विचार भी व्यक्त किए। उन्होंने ब्राह्मणों के जो ये दावे थे इस पर खुलकर हमला बोला और कि आर्य होने के कारण वे लोग औरों से श्रेष्ठ हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। फूले का तर्क था कि आर्य विदेशी थे जो उपमहाद्वीप के बाहर से आए थे और उन्होंने इस मिट्टी के असली वारिसों आर्यों के आने से पहले यहाँ रह रहे मूल निवासियों को हराकर उन्हें गुलाम बना लिया। जब आर्यों ने अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया तो ये पराजित जनता को नीच निम्न जाति वाले मानने लगे। फूले के अनुसार ऊंची जातियों को उनकी जमीन और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं है। यह धरती यहाँ के देसी लोगों की है। देखिए, ज्योतिराव फूले थे, उनका मानना था जो ब्राह्मण हैं, जो आर्य हैं, जो अपने आप को आर्य कहते थे, ये लोग दूसरी जगह से आए और यहाँ पे रहने वाले स्थानीय लोगों पर हमला किया और इनको अपना गुलाम बना लिया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सब गलत बातें हैं। फूले जो थे उन्होंने दावा किया आर्यों के शासन से पहले यहाँ स्वर्ण युग था। तब योद्धा किसान जमीन जोतते थे, मराठा देहाता पर न्याय संगत और निष्पक्ष तरीके से शासन करते थे। उन्होंने सुझाव दिया कि शूद्र यानी श्रमिक जातियां और अति शूद्र यानी अछूत को जातीय भेदभाव खत्म करने के लिए संगठित होना चाहिए। फूले द्वारा स्थापित किए गए सत्य शोधक समाज नामक संगठन ने जाति समानता जो थी इसके समर्थन में मुहिम चलाई, बहुत सारे आंदोलन किए। और देखिए, मैं यहाँ और तुम वहाँ, इसके बारे में कुछ दिया है। फूले जो थे उच्च जाति नेताओं के उपनिवेशवाद विरोधी राष्ट्रवाद के भी आलोचक थे। उन्होंने लिखा था, ब्राह्मणों ने अपने धर्म की वह तलवार छिपा ली है जिसने लोगों की संपन्नता का गला काट दिया है।
अब वे देश के महान देशभक्त बने घूम रहे हैं। वे हमारे शूद्र, मुस्लिम और पारसी नौजवानों को यह सलाह देते हैं कि अगर हम ऊंच नीच के बारे में अपना सारा लड़ाई झगड़ा बंद करके एकजुट नहीं होंगे तो हमारा देश कभी उन्नति नहीं कर पाएगा। यह एकता उन्हीं के फायदे में है, क्योंकि इसके बाद दोबारा यही स्थिति पैदा हो जाएगी और मैं यहाँ और तुम वहाँ। ज्योतिराव फूले का ये कथन था। देखिए 1873 में फूले ने गुलामगिरी नामक एक किताब लिखी। इसमें लगभग 10 साल पहले अमेरिका का गृह युद्ध हो चुका था। देखिए फूले ने जो 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी वो लगभग अमेरिकी गृह युद्ध था, उससे 10 साल पहले लिखा था, जिसके फलस्वरूप नहीं, जब अमेरिकी गृह युद्ध हुआ था उसके 10 साल बाद लिखा था, जिसके फलस्वरूप अमेरिका में दास प्रथा खत्म कर दी गई थी। फूले जो थे उन्होंने अपनी पुस्तक में उन सभी अमेरिकियों की जो समर्पित की जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किया था, उन्होंने अपनी पुस्तक को उन अमेरिकियों को समर्पित किया जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए संघर्ष किए। इस तरह उन्होंने भारत की जो निम्न जातियां और अमेरिका के काल के गुलामों की दुर्दशा को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया कि मतलब लगभग दोनों की स्थिति सेम है। जैसा कि इस उदाहरण से पता चलता है कि फूले जो थे उन्होंने जाति व्यवस्था को अपनी आलोचना को सभी प्रकार की जो गैर बराबरी था उससे जोड़ दिया था। वो उच्च जाति महिलाओं की दुर्दशा, मजदूरों की मुसीबत और निम्न जातियों के अपमानपूर्ण हालत के बारे में गहरे तौर पर चिंतित थे। जाति सुधार का यह आंदोलन 20वीं सदी में भी पश्चिम भारत में B.R. अम्बेडकर और दक्षिण में E.B. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं के नेतृत्व में चलता रहा। देखिए इन्होंने क्या किया कि फूले जो थे उन्होंने जाति व्यवस्था की जमकर आलोचना की। उन्होंने जो सभी प्रकार की जो गैर बराबर जो ऊंच नीच थे उन सबको जोड़ दिया। वो देखिए जैसे उच्च जातियों की जो महिलाएं थी उस समय उनकी स्थिति क्या थी, मजदूर जो थे उनकी परेशानियां क्या थी, और जो निम्न जातियों के लोग थे उनके जो उनका अपमानपूर्ण जो जीवन था आखिर उसकी समस्या क्या थी, किस वजह से ऐसा था, इन सब को लेके वो बहुत चिंतित रहते थे। ठीक है, जाति सुधार का जो ये आंदोलन है ये 20वीं शताब्दी तक भी चलता रहा। फूले के बाद B.R. अम्बेडकर ने पश्चिम भारत में और दक्षिण भारत में E.B. रामास्वामी नायकर जैसे महान दलित नेताओं ने इन आंदोलनों को आगे जीवित रखा। देखिए मंदिर में कौन जा सकता था उस समय, अंबेडकर एक महार परिवार में पैदा हुए थे। बचपन में उन्होंने इस बात को बहुत नज़दीक से देखा था कि रोजाना की जिंदगी में जातीय भेदभाव और पूर्वाग्रह क्या होता है। स्कूल में उन्हें कक्षा के बाहर जमीन पर बैठना पड़ता था। उन्हें श्रवण बच्चे जो ऊंची जातियों के बच्चे थे उनके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले नलकों से पानी पीने की इजाज़त नहीं थी। देखिए जो ऊंची जातियों के लोग थे जिस नल से पानी पीते थे उस नल से अंबेडकर जैसे जो बच्चे थे उनको पानी पीने की इजाज़त नहीं थी, पानी नहीं पी सकते थे वो लोग। ठीक है, स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्हें उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जाना था। ठीक है, उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई। देखिए जब स्कूल की पढ़ाई उनकी पूरी हो गई उसके बाद जब उनको उच्च अध्ययन करना था हायर स्टडी के लिए अमेरिका जाने के लिए उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई। 1919 में जब वो भारत लौटे तो उन्होंने समकालीन समाज में जो उच्च जाति सत्ता थी उसकी संरचना पर काफ़ी कुछ लिखा। सन 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया जिसमें महार जाति के लोगों ने भारी संख्या में हिस्सा लिया। ब्राह्मण पुजारी इस बात पर बहुत आग बबूला हुए कि दलित भी मंदिर के जलाशय का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं।
1927 से 35 के बीच अंबेडकर ने मंदिरों में प्रवेश के लिए ऐसे 3 आंदोलन चलाए। वह पूरे देश को दिखाना चाहते थे कि जो समाज में जातीय पूर्वाग्रह थी, उन जो पुरानी कुरीतियां थी, उनकी जो जड़ें हैं वो कितनी मजबूत हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसलिए अंबेडकर ने 3 आंदोलन चलाए जिससे श्रवण जाति को मंदिर में प्रवेश करना जो वर्जित था उसका खात्मा हो सका। ठीक है, आगे देखिए, जो गैर ब्राह्मण आंदोलन थे, 20वीं सदी के आरंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलनों का शुरुआत हुआ। यह प्रयास उन गैर ब्राह्मण जातियों का था जिन्हें शिक्षा, धन और प्रभाव हासिल हो चुका था। उनका तर्क था कि ब्राह्मण तो उत्तर से आए हैं, उन आर्य आक्रमणकारियों के वंशज हैं जिन्होंने यहाँ के मूल निवासियों देशी द्रविड़ नस्लों को हराकर दक्षिण भूभाग पर विजय हासिल की थी। उन्होंने सत्ता पर जो ब्राह्मणवादी दावे थे उनको भी चुनौती दी। पेरियार के नाम से प्रसिद्ध हुई ईबी रामास्वामी नायकर एक मध्य वर्गीय परिवार में पले बड़े थे। अपने प्रारंभिक जीवन में वे सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत शास्त्रों का गंभीरता से अध्ययन किया था। बाद में वे कांग्रेस के सदस्य बन गए, परंतु जब राष्ट्रवादियों द्वारा आयोजित की गई एक दावत में देखा कि वहां बैठने के लिए जातियों के हिसाब से अलग अलग इंतजाम किया हुआ है, तो उन्होंने हताश होकर पार्टी छोड़ दी। इस दावत में निम्न जातियों और उच्च जातियों के लिए अलग बैठने का इंतजाम किया गया था। पेरियार की समझ में आ चुका था कि अछूतों को अपने स्वाभिमान के लिए खुद ही लड़ना होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने जो स्वाभिमान आंदोलन था उसको शुरू किया। उनका कहना था कि मूल तमिल और द्रविड़ संस्कृत के असली वाहक अछूत ही हैं जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। उनका मानना था कि सभी धार्मिक नेता और मुखिया सामाजिक विभाजनों और असमानता को ईश्वर प्रदत्त मानते हैं, इसलिए सामाजिक समानता के लिए सभी धर्मों से अछूत को खुद मुक्ति पानी होगी। जो पेरियार हिंदू वेद ब्राह्मणों के कट्टर आलोचक थे। खास तौर से मनु द्वारा रचित जो संहिता थी, भगवत गीता और रामायण के वे कटु आलोचक थे। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने नीची जातियों पर अपनी सत्ता तथा महिलाओं पर और पुरुषों का प्रभुत्व स्थापित करने के लिए इन पुस्तकों का सहारा लिया है। ये दलीलें लोगों को सहज रास नहीं आई। निम्न जातीय नेताओं के भाषणों के विचारपूर्ण लेखन और आंदोलनों से जो उच्च जातीय राष्ट्रवादी नेताओं के बीच कुछ आत्ममंथन और आत्मलोचना की प्रक्रिया शुरू हुई, परंतु रूढ़िवादी हिंदू समाज ने भी उत्तर में सनातन धर्म सभाओं तथा भारत धर्म महामंडल और बंगाल में ब्राह्मण सभा जैसे संगठनों के जरिए इन रुझानों की सख्ती से विरोध किया। इन संगठनों का मकसद यही था कि हिंदू धर्म में जातीय ऊंच नीच का जो महत्व दिया जाता है उस पर कोई आंच ना आए। वे साबित करना चाहते थे कि इस बात को धार्मिक ग्रंथों से भी मान्यता मिली हुई है। जो औपनिवेशिक काल के बाद भी जाति के सवाल पर बहस और संघर्ष चलते रहे और ये देखिए आज भी जारी है। आज भी आप समाज में देखेंगे तो लोग जातियों में नहीं बटे हुए हैं भाई। ये खत्म कहाँ हुआ है? देखिए, सुधारों के लिए संगठित होना। ब्रह्मो समाज जो था, ब्रह्मो समाज की जो स्थापना है 1830 में की गई थी। यह संस्था सभी प्रकार की जो मूर्ति पूजा थी और जो बलि था उसके विरुद्ध थी। इसके अनुयायी जो थे, इसके जो मानने वाले थे, वो उपनिषदों में विश्वास रखते थे। इसके सदस्यों को अन्य धार्मिक प्रथाओं परंपराओं की आलोचना करने का अधिकार नहीं था। ब्रह्मो समाज ने विभिन्न धर्मों के आदर्शों, खास तौर से हिंदुत्व और ईसाई धर्म के जो विचार थे उनकी आलोचनात्मक व्याख्या करते हुए उनके नकारात्मक और जो सकारात्मक, जो नेगेटिव और जो पॉजिटिव पहलू थे उन पर प्रकाश डाला। डेरोजियो एवं बंगाल। देखिए, 1820 के दशक में हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने हिंदू कॉलेज कलकत्ता में अध्यापक थे।
ये हेनरी डेरोजियो हैं, जो कलकत्ता में हिंदू कॉलेज था उसमें ये प्रोफेसर थे। उन्होंने अपने उनके जो स्टूडेंट थे उनको आमूल परिवर्तनकारी जो विचार थे उससे अवगत कराया। उन्हें तमाम तरह की सत्ता पर सवाल खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित किया। उनके द्वारा शुरू किए गए यंग बंगाल मूवमेंट में उनके स्टूडेंट्स ने, उनके विद्यार्थियों ने जो परंपराओं और रीति रिवाजों पर उंगली उठाई, महिलाओं के लिए शिक्षा की मांग की और जो सोच व अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अभियान चलाया। जो हेनरी डेरोजियो थे, इनके जो स्टूडेंट थे, इन्होंने जो यंग बंगाल मूवमेंट चलाया उसमें इनके जो विद्यार्थी थे, जो ये पुरानी परंपराएं थी, जो रीति रिवाज थी, उन पे उंगली उठाई और महिलाओं की शिक्षा की मांग की और जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता थी उसके लिए कई अभियान चलाए। देखिए, रामकृष्ण मिशन और विवेकानंद। रामकृष्ण मिशन का नाम स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम पर रखा गया था। यह मिशन समाज सेवा और निस्वार्थ श्रम के जरिए मुक्ति के लक्ष्य पर जोर देता था। स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 1863 में हुआ था, जिनका मूल नाम जो था, देखिए इनके बचपन का जो नाम था वो नरेंद्र दत्त था। स्वामी विवेकानंद का जो नाम था वो नरेंद्र दत्त था। उन्होंने श्री रामकृष्ण की सरल शिक्षाओं को अपने प्रतिभाशाली, संतुलित, आधुनिक विचारधारा से जोड़कर संपूर्ण विश्व में इसको प्रसारित किया। 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद में उन्होंने भाषण दिया और उन्हें सुनने के बाद जो न्यूयॉर्क में हेराल्ड ने विवरण दिया कि ऐसे विद्वान राष्ट्र में धर्म प्रचारकों को भेजना कितना मूर्खतापूर्ण है। वास्तव में स्वामी विवेकानंद आधुनिक समय के पहले भारतीय थे जिन्होंने विश्वव्यापी स्तर पर वेदांत दर्शन के आध्यात्मिक गौरव को पुनः स्थापित किया। लेकिन उनका उद्देश्य केवल धर्म की व्याख्या करना नहीं था। अपने देशवासियों की जो निर्धनता, मतलब गरीबी और जो उनकी दुर्दशा है, उन्हें अतिशय दुख हुआ। उनका यह विश्वास था कि कोई भी सुधार तभी सफल हो सकता है जब जनसमूह की दशा जो है उनमें उन्नति हो। अंततः भारत के लोगों को उन्होंने रसोई घर के धर्म की संकीर्ण चार दीवारी से बाहर निकलने और राष्ट्र की सेवा में एकजुट होने का आह्वान किया। इस आह्वान द्वारा जो भारतीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक व्यवस्था में उन्होंने असाधारण योगदान दिया, किंतु राष्ट्रवाद के बारे में उनका भाव संकीर्ण नहीं था। उन्हें विश्वास था कि मानव जाति की जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उन पर तभी काबू पाया जा सकता है जब विश्व के सभी राष्ट्र एक समान धरातल पर एक साथ आए। अंततः एक सामान्य आध्यात्मिक विरासत के आधार पर उन्होंने युवाओं को एक होने का उपदेश दिया। इस उपदेश में वो वास्तव में नई विचारधारा के प्रतीक और भविष्य के लिए एक महान शक्ति के स्रोत बन गए, साधन बन गए। देखिए, प्रार्थना समाज 1867 में बंबई में स्थापित प्रार्थना समाज ने जो जातीय बंधन थी उनको खत्म करने और बाल विवाह के उन्मूलन के लिए प्रयास किया। प्रार्थना समाज ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित किया और विधवा विवाह पर लगी पाबंदी के खिलाफ आवाज उठाई। उसकी धार्मिक बैठकों में हिंदू, बौद्ध और ईसाई ग्रंथों पर विचार विमर्श किया जाता था। देखिए, बेद समाज के बारे में दिया है। मद्रास, चेन्नई में 1864 में बेद समाज की स्थापना हुई थी। बेद समाज ब्रह्मो समाज से प्रेरित था। बेद समाज ने जातीय भेदभाव को समाप्त करने और विधवा विवाह तथा महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए काम किया। इसके सदस्य एक ईश्वर के अस्तित्व में विश्वास रखते थे। उन्होंने रूढ़िवादी हिंदुत्व के अंधविश्वासों और अनुष्ठानों की जो सख्त अनुष्ठान थे उसकी सख्त निंदा की। अब देखिए, अलीगढ़ का आंदोलन क्या है। सैयद अहमद खां द्वारा 1875 में खोले गए मोहम्मडनो एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को ही बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम दिया गया। यह मुसलमानों को पश्चिमी विज्ञान के साथ
पश्चिमी विज्ञान के साथ साथ विभिन्न विषयों की आधुनिक शिक्षा दी जाती थी। अलीगढ़ आंदोलन का शैक्षणिक सुधारों के क्षेत्र में गहरा प्रभाव रहा। ठीक है, ये यही है, इन्होंने ही अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की है। पहले इसका नाम जो था ना मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज था, बाद में इसको बदलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। ठीक है, आगे देखिए। सिंह सभा आंदोलन। सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में सिंह सभाओं की स्थापना 1873 में अमृतसर से शुरू हुई थी। बाद में 1879 में लाहौर में भी सिंह सभा का गठन किया गया। इन सभाओं ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जाति भेदभाव और ऐसे आचरण जिसे वे गैर सिख समझती थीं उनसे मुक्ति कराने का प्रयास किया गया। उन्होंने सिखों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया, जिसमें अक्सर आधुनिक ज्ञान के साथ साथ सिख धर्म के सिद्धांतों को भी पढ़ाया जाता था। ये खालसा कॉलेज है अमृतसर। ठीक है, ये देख लीजिए कितना बढ़िया बना था यार। देखिए, इसी के साथ आपका चैप्टर होता है समाप्त। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो समाज में जाति व्यवस्था, विधवा विवाह, सती प्रथा, ये सब जो मैटर थे ये फैले थे और इनसे कैसे निजात पाया गया, इन सब के बारे में और क्या क्या समस्याएं थी और क्या क्या विरोध हुए, कौन कौन से आंदोलन हुए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और अपनी तैयारी को और मजबूत बनाइए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलिए और साथ साथ इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो अगले वीडियो की नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलिए अपना ख्याल रखिए, फिर मिलते हैं हम लोग नए वीडियो के साथ।